First question is that what is the purging in injection molding? Why is required? Another question is how many parts in injection molding machine divided into? Next question is how many parts of barrel of the injection molding machine? Next is what is the barrel residence time in injection molding machine? Another one, what is the variables and non-variables in injection molding machine? What is the orifice? And next one, what is the tonnage or clumping force? How to calculate? Next one is what is the short size in injection molding machine? How to calculate? And next one, what is OEE? How to calculate? What is the PPM? How to calculate? हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? जाहिर है अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को धनतेरस की और दिवाली की लाख लाख बधाई और लाख लाख शुभकामनाएं। आप तंदुरुस्त रहें, एंजॉय करें, दिवाली मनाएं, मस्ती से रहें। दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के सामने इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। टॉपिक बहुत अच्छा है। इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर जिक्र करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आप लोगों के सामने। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नया टॉपिक, इंटरव्यू से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसको कैसे आंसर करना है, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन लिया है, व्हाट इज द पर्जिंग इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, व्हाई इज रिक्वायर्ड। पर्जिंग क्या होता है इंजेक्शन मोल्डिंग में और इसकी जरूरत क्यों होती है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बैरल क्लीनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पर्जिंग। बैरल को क्लीन करने का जो प्रोसेस रहता है, आप चाहे किसी मटेरियल से अदर मटेरियल से क्लीन करें या पर्जिंग एजेंट से क्लीन करें, वो जो प्रोसेस रहता है बैरल क्लीनिंग का जो प्रोसेस रहता है उसे पर्जिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी व्हेन वी चेंज द रॉ मटेरियल, कलर चेंज, mold change, machine startup, mold startup and clean the degradation of melt material which is the barrel। बैरल के अंदर जो डिग्रेड मटेरियल हो जाता है उसको हम क्लीन करने के लिए जो पर्जिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पूरा बैरल क्लीन कर देते हैं, तो हम उसको कहते हैं पर्जिंग। जब भी कोई मटेरियल चेंज होता है तो पर्जिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कलर चेंज होता है तो पर्जिंग की रिक्वायरमेंट होती है, मोल्ड चेंज हो, दूसरा मटेरियल वाला मोल्ड लगा हो तब भी पर्जिंग करना है, या मशीन रुकी है कुछ देर के लिए रुकी है तो भी पर्जिंग का इस्तेमाल करते हैं। पर्जिंग अगर नहीं करेंगे तो बैरल के अंदर मटेरियल डिग्रेड हो जाएगा और पार्ट जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और कई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए हमें स्टार्टअप करने से पहले पर्जिंग करना होता है, मोल्ड सेटअप करने से पहले पर्जिंग करना होता है, या कोई मटेरियल चेंज करना हो तब भी पर्जिंग करना होता है। सारी कंडीशंस में हमें पर्जिंग करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये पर्जिंग जो है, यानी कि जो पर्जिंग करने का प्रोसीजर है, प्रोसेस है, इंजेक्शन मोल्डिंग में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पार्ट्स इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन डिवाइडेड इनटू। कितने भाग में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को डिवाइड कर सकते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन डिवाइडेड सो मेनी पार्ट्स लाइक इजेक्टर यूनिट, बैरल यूनिट, हॉपर यूनिट, नोजल यूनिट, हाइड्रोलिक यूनिट। कई प्रकार की यूनिट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दीज 2 यूनिट इज देयर। वी कैन डिवाइडेड मेन 2 यूनिट। 2 यूनिट में हम डिवाइड करते हैं, स्पेशली जो इसका मेन यूनिट है वो 2 यूनिट है। कौन सी? इंजेक्शन यूनिट एंड क्लम्पिंग यूनिट। क्लम्पिंग यूनिट वो होती है जहां मोल्ड लगता है, जहां हम क्लम्प करते हैं मोल्ड को, टनेज देते हैं मोल्ड को, वो जो यूनिट होती है क्लम्पिंग यूनिट होती है। और जो इंजेक्शन यूनिट होती है, बैरल साइड की एरिया की जो यूनिट रहती है वो इंजेक्शन यूनिट रहती है। इसको हम
दो भागों में डिवाइड करते हैं और उनके अंदर कई भाग आते हैं, इसके कई पार्ट्स होते हैं। हॉपर यूनिट हो गया, बैरल यूनिट हो गया, नोजल यूनिट हो गया, ये इंजेक्शन साइड की यूनिट में हो गया, और क्लंपिंग यूनिट के तरफ से इजेक्टर यूनिट हो गया, इजेक्टर रॉड यूनिट हो गया, और मोल्ड क्लंपिंग ओपन क्लोजिंग की यूनिट जो होती है वो हो गई। तो ये हमारा क्लंपिंग यूनिट की साइड में आती हैं, इसलिए हमें स्पेशल दो यूनिट में डिवाइड करते हैं, उन दो यूनिट के अंदर कई यूनिट आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मनी पार्ट्स ऑफ बैरल ऑफ द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की बैरल के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देयर 3 पार्ट्स ऑफ बैरल ऑफ द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के जो मोस्ट पार्ट होते हैं 3 भागों में डिवाइड करते हैं उसे। फर्स्ट है मीटरिंग जोन, ट्रांजिशन जोन और फीड जोन। ये होता है फीड जोन जो होता है 50% होता है बैरल का, और ट्रांजिशन जोन या उसको कंप्रेशन जोन भी कहते हैं 25% होता है ये बैरल का, और मीटरिंग जोन होता है 25%। यानी कि 3 जोन से मिलकर बैरल का निर्माण होता है या 3 जोन से मिलकर बैरल बनती है। बैरल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है मेन 3 जोन से मिलकर बनती है, मीटरिंग जोन, ट्रांजिशन जोन एंड फीड जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द बैरल रेसिडेंस टाइम इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बैरल रेसिडेंस टाइम क्या होता है उस पर बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स for plastics to travel from the feed throat of the molding machine to mold cavity is called barrel residence time। यानी कि जो थ्रोट जोन सीरियल का जो ट्रेवलिंग टाइम है, कैविटी तक जाने का जो टाइम है उसे बैरल रेसिडेंस टाइम कहते हैं। जो ये बैरल का जो थ्रोट जोन है, थ्रोट जोन से या फिर यहाँ से फीड थ्रोट से जो मटेरियल का ट्रेवलिंग टाइम रहता है, यहाँ से कैविटी तक जाने में, मोल्ड के अंदर तक जाने का जो टाइम रहता है उसे बैरल रेसिडेंस टाइम कहते हैं। यानी कि जितनी देर बैरल के अंदर रेस्ट किया उसने, वो जो टाइम है उसे बैरल रेसिडेंस टाइम कहते हैं। Next question is that what is the variables and non-variables in injection molding machine। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में वेरिएबल्स क्या हैं और नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं। आफ्टर चेंजिंग द पैरामीटर्स ऑफ द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन विच कॉजेज ए चेंज और प्रॉब्लम्स इन द क्वालिटी ऑफ द पार्ट्स इज कॉल्ड वेरिएबल्स। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में यदि कोई पैरामीटर्स चेंज करते हैं तो पार्ट की क्वालिटी में इशू आए या क्वालिटी में प्रॉब्लम आए कुछ, तो वह पैरामीटर्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स के अंतर्गत आते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं उसे। जैसे शॉर्ट साइज को चेंज करेंगे तो पार्ट में प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ इशू आएंगे। इंजेक्शन स्पीड को चेंज करें, प्रेशर को चेंज करें तो भी कंसर्न आएंगे, कुछ ना कुछ डायमेंशन इशू आएंगे या कुछ भी क्वालिटी में इशू आए, तो वो जो होता है पैरामीटर्स उसे वेरिएबल्स कहते हैं। वो वैल्यू जो होती है वेरिएबल्स होती है, जो पैरामीटर्स होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। शॉर्ट साइज में चेंज करते हैं, इंजेक्शन स्पीड में चेंज करते हैं, इंजेक्शन प्रेशर में चेंज करते हैं, होल्डिंग में चेंज करते हैं, कूलिंग में चेंज करते हैं, टनेज में चेंज करते हैं। यदि इन किसी पैरामीटर्स को चेंज करते हैं या इनके चेंज करने से पार्ट में प्रॉब्लम्स आती है पैरामीटर को चेंज करने में, तो वह वेरिएबल्स होते हैं। इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं वो वेरिएबल्स पैरामीटर होते हैं, इसे वेरिएबल्स पैरामीटर कहते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के पैरामीटर को चेंज करते हैं, उसमें कुछ इशू नहीं आता है पार्ट में या कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं आता है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं पार्ट, तो उसे हम नॉन वेरिएबल्स वैल्यू कहते हैं। वो नॉन वेरिएबल्स वैल्यू होती हैं, जैसे मोल्ड ओपनिंग क्लोजिंग को बढ़ा दो कम कर दो, पार्ट में कोई कंसर्न नहीं आने वाला, या इजेक्टर की स्पीड को कम ज्यादा कर दो तो पार्ट में कोई कंसर्न नहीं आएगा, या फिर जो इजेक्टर की पोजीशन होती है, मोल्ड क्लोजिंग ओपनिंग की पोजीशन होती है, उसको हम बढ़ा घटा लेंगे तो पार्ट में कोई इशू नहीं आएगा, इसलिए इसे नॉन वेरिएबल्स वैल्यू कहते हैं। नॉन वेरिएबल्स वैल्यू होती हैं जो कि पार्ट में इशू नहीं आता है, उसको हम चेंज भी कर दें तो वो नॉन वेरिएबल्स वैल्यू होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
व्हाट इज ऑरिफिस? ऑरिफिस क्या होता है? ए स्मॉल होल थ्रो विच ए मेल्ट मटेरियल पासेस इज कॉल्ड ऑरिफिस। नोजल का जो होल होता है ना, डाया आगे का होल, उसे ऑरिफिस बोलते हैं। जहां से मेल्ट मटेरियल कैविटी के अंदर इन होता है, वह एरिया उसका ऑरिफिस कहलाता है, नोजल का ऑरिफिस कहलाता है। या ए समझ लीजिए आप, ये है नोजल, ये होल है और यहाँ मोल्ड है, मोल्ड का स्क्रू बुश है। यहाँ जो नोजल का जो होल है, स्क्रू बुश के अंदर मटेरियल, मेल्ट मटेरियल को इन करता है, ये जो होल है नोजल का आगे का, इसे ऑरिफिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टनेज और क्लम्पिंग फोर्स? हाउ टू कैलकुलेट? टनेज क्या होता है या फिर क्लम्पिंग फोर्स क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे बात करते हैं। टनेज इज मेजरमेंट यूनिट ऑफ द क्लम्पिंग फोर्स। टनेज जो है मेजरमेंट यूनिट है क्लम्पिंग फोर्स की। क्लियर? when the force is required to keep mold closed during injection process, जब हम इंजेक्शन का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो मोल्ड को दबा के जो फोर्स लगा होता है, मोल्ड को जब हम क्लोज कर देते हैं तब जो फोर्स लगा होता है उसे क्लम्पिंग फोर्स कहते हैं। उसकी यूनिट होती है टनेज, इसलिए इसको टनेज कहते हैं। अब ये बात आती, टनेज कितने टन की मशीन है, कितने टन का मोल्ड है, यानी कि कितने टन का मोल्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि वेट कितना है, मशीन का वेट कितना है या मोल्ड का वेट कितना है, वो नहीं है। ये क्लम्पिंग फोर्स वाला टनेज है, जिससे कि हम मोल्ड को दबा के रखते हैं, कितने प्रेशर से दबा के रखा हुआ है मोल्ड को, वह जो रहता है प्रेशर, उसे हम क्लम्पिंग फोर्स कहते हैं या टनेज कहते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला है, क्लम्पिंग फोर्स इक्वल टू इफेक्टिव प्रेशर इनटू पार्ट प्रोजेक्टेड एरिया। इफेक्टिव प्रेशर आपको मटेरियल के बेस पे निकालना पड़ता है, या मटेरियल का इफेक्टिव प्रेशर एक होता है, वो आपको याद करके इस फार्मूले में रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट का प्रोजेक्टेड एरिया निकालना। वो कैसे निकालेंगे, वो आपको निकालना पड़ेगा किसी भी फार्मूले से, किसी प्रकार का भी पार्ट हो सकता है। व्हाट इज द शॉर्ट साइज इन इंजेक्शन मोल्डिंग? हाउ टू कैलकुलेट? Short size is the maximum amount of the plastics injection mold that can be injected in one cycle। एक शॉट को प्रोड्यूस करने के लिए जितना मटेरियल लगता है, जितना बैरल से मटेरियल लगता है, वह उस पार्ट का उस मशीन के लिए शॉर्ट साइज होता है। वॉल्यूम V इक्वल टू होता है M/D, जहां M है शॉर्ट वेट और D है डेंसिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की डेंसिटी है D। अब V को हम कैलकुलेट कर लेंगे इससे, क्योंकि हमें शॉर्ट वेट पता होगा, डेंसिटी पता होगा, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो वॉल्यूम होता है स्क्रू का, जो ये हमारा बैरल है, बैरल सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम होता है 1/4 पाई r स्क्वायर H। हमें H निकालना है, तो H इक्वल टू हो जाएगा 4V/पाई r स्क्वायर, जहां V है वैल्यू हमने यहां निकाल लिया है। H जो है वो है लेंथ ऑफ द स्क्रू, स्क्रू की लेंथ कितनी है वो H है, यही निकालना है हमें, यही शॉर्ट साइज होता है। जो लेंथ है इसकी वही हो जाएगा शॉर्ट साइज, लेंथ ऑफ द स्क्रू हो जाएगा शॉर्ट साइज, यही हमें निकालना था। वैल्यू हमें यहां से निकाल ली है। जो R है डाया ऑफ द स्क्रू, डाया ऑफ द स्क्रू की वैल्यू रख देंगे, वो मशीन के स्पेसिफिकेशन से लेंगे, इसलिए हमें इस तरह शॉर्ट साइज को निकाल लेना है। H जो है वो है लेंथ ऑफ द स्क्रू, यही है कितना हमें शॉर्ट साइज या कितना लेंथ हमारा जो बैरल का लगेगा, बैरल की जो लेंथ ऑफ द स्क्रू है उसकी जो लेंथ है वो कितना यूज होगी, वही हो जाएगा शॉर्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is OEE? How to calculate? OEE क्या है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? OEE का मतलब है ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। ओवरऑल इक्विपमेंट्स एफिशिएंसी जो है
वो होती है OEE, यानी कि इक्विपमेंट्स की कितनी एफिशिएंसी यूज करी हमने उसको कैलकुलेट करना है, उसे कहते हैं OEE। ये परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, मैंने लिखा है OEE एक्चुअल पार्ट प्रोडक्शन अपॉन टारगेट ऑफ द प्रोडक्शन इनटू 100, यानी कि एक्चुअल तुमने कितना निकाला, हमारा टारगेट कितना था, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह परसेंटेज में आ जाएगा। यानी कि हमारा 500 का टारगेट था, हमने 480 पार्ट प्रोड्यूस किए, तो हमने उस इक्विपमेंट्स की कितनी एफिशिएंसी यूज करी, उस मशीन की कितनी OEE यूज करी, उस ओवरऑल जो इक्विपमेंट्स की एफिशिएंसी है वो आई 96%। 96% हमने पार्ट को प्रोड्यूस करने में मशीन का यूज किया, यानी कि 480 पार्ट निकाला, जबकि हमारा टारगेट था 500 पार्ट निकालने का, तो हम कम निकाल पाए, इसलिए 96% एफिशिएंसी आई। यदि ये 480 का होता टारगेट तो 480 बते 480 हो जाता, कट जाता, तो 100% हम एफिशिएंसी से उस मशीन का यूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज PPM? PPM क्या होता है? हाउ टू कैलकुलेट, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? PPM होता है पार्ट पर मिलियन। ये हम उन जगह यूज करते हैं जहां रिजेक्शन का कम परसेंटेज होता है, तो उसको ज्यादा दिखा सके या किसी को मिलियन में ले जा सके। इस चीज को हम कैलकुलेट करने के लिए PPM निकालते हैं। PPM इक्वल टू होता है टोटल रिजेक्शन अपॉन टोटल प्रोडक्शन इनटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 ये होता है फार्मूला, इससे हम PPM निकालते हैं, यानी कि पार्ट पर मिलियन, कितने मिलियन पर पार्ट पे रिजेक्शन निकला। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंटरव्यू में पूछे जाने से संबंधित जो क्वेश्चंस थे उससे संबंधित एक मैंने वीडियो बनाया है, पार्ट 1 बन गया है, पार्ट 2 भी आप लोगों के सामने आएगा। आप भी अपने सुझाव रखें, आपको जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो आप कमेंट करके बताएं कि इससे संबंधित हमें जानकारी चाहिए, तो हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उससे रिलेटेड बनाएंगे, वो भी क्वेश्चंस आपके रख लेंगे उसमें। मैंने जो वीडियो बनाई है इससे पहले भी कई इसी तरह की वीडियो बनाई हुई है, मैं जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको इसमें नहीं समझ आया होगा तो वो डिटेल्स में आप वहां देख सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैं वहां लिंक डाल दूंगा, आप वहां से विजिट कर सकते हैं और वहां से देख के आप समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।